हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे जिसका नाम है MNMIA। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्टार्टिंग का वीडियो नहीं देखा है, जो इस चैप्टर को स्टार्ट किया था हमने वेक्टर को, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो उसके लिए आपको ऊपर पहले फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाएगा, जिसमें हमने वेक्टर के बारे में जाना था कि वेक्टर होते क्या है और क्या क्या चीज़ें उसके बारे में, टाइप्स क्या क्या थी और कैसे कैसे हम टाइप के वेक्टर होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज़ मैंने आपको बता दी थी। तो वो आप जरूर देखिएगा यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 10.2। ठीक है, 10.2 के बारे में पहले बेसिक समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले है कंपोनेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर PQ। ठीक है, कंपोनेंट। अब बात करते हैं कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर हमारे पास ये कहा जाए स्टूडेंट्स कि हमें कोई भी एक वेक्टर लेना है AB, तो वेक्टर AB कैसे बनता है। तो वेक्टर AB कैसे बनता है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास सबसे पहले समझना है, ये है हमारा ग्राफ। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं आराम से। एक्स एक्सिस होता है यहाँ पर, ये वाई एक्सिस है मान लीजिए, और ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस आपके सामने है। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास पॉइंट्स जो हैं, वो पॉइंट्स जो है वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पर A पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ है। कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं वो आपके सामने होंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकते हैं तीनों दोनों के। अब हमें क्या करना है, AB वेक्टर बनाना है। देखिए AB वेक्टर A से B की तरफ, यानी कि AB वेक्टर बनाना है। कैसे बनता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ओरिजिन जो है उससे सेंटर जो पॉइंट है उससे हमें जोड़ना है OA को। तो इससे हमारा वेक्टर A आ जाएगा। ठीक है, O से B को अगर जोड़ देते हैं तो आता है B वेक्टर। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप अच्छे समझ जाएंगे कि मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करवाया था। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो थर्ड जो साइड होगी उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और उसका जो वैल्यू होगी वो दोनों के सम के इक्वल होगी। ठीक है, अब जरा देखिए ध्यान से मैं जो कर रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर देखते जाइए। OB की डायरेक्शन ये थी, OA की डायरेक्शन ये थी, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, दोनों तो है ना, कोइनिशियल है। तो यहाँ पे देखिए ये डायरेक्शन इधर जा रही है, A से B। हमें AB वेक्टर चाहिए ना, हमें तो AB वेक्टर से मतलब है, AB वेक्टर। ठीक है, तो आप देखिए दोनों की डायरेक्शन किस किस की डायरेक्शन सेम है, वो है OA प्लस AB, ये तो होगी सेम डायरेक्शन, इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने कहा था जो थर्ड साइड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। आपके सामने है, देख सकते हैं OB, देखिए डायरेक्शन की अपोजिट में है। ये दोनों एक ही डायरेक्शन है, OA और AB की डायरेक्शन सेम है और OB की डायरेक्शन अपोजिट है। यानी कि अगर मैं कहूं AB वेक्टर क्या होगा, तो आपको होगी OB माइनस OA। OB में से OA को माइनस करेंगे तो आपका बनेगा AB वेक्टर। तो आप, सिंपल सी बात है, अगर हमें PQ बनाना है वेक्टर और हमें P और Q पॉइंट गिवन है तो OQ माइनस OP हमें निकालना पड़ेगा। अब OA और OP और OQ क्या है, सिंपल कैसे करेंगे, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 है, मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट इसके हैं 4 5 6 है मान लीजिए, तो सिंपल IJK लगा दीजिए तो आपका वेक्टर बन जाएगा A वेक्टर। तो जैसे A वेक्टर हमें अगर कहूं मैं तो I प्लस 2J प्लस 3K बन जाएगा। और अगर B वेक्टर की बात करूं तो उसके कोऑर्डिनेट 4 5 6 है, तो यानी कि 4I प्लस 5J प्लस 6K। समझ गए क्या, तो ये आपका OA भी कह सकते हो इनको, और B वेक्टर को OB भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं सिंपली OB माइनस OA, यानी कि इसकी अगर बात करें इस पर्टिकुलर एग्जांपल की जो मैंने आपको सामने स्क्रीन पे समझा भी दिया है, तो हम इसमें से B वाले वेक्टर में से A वाले वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दें तो वो AB वेक्टर आपके सामने आ जाएगा। तो अब चलते हैं आगे। आगे चलने के लिए देखिए पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। कंपोनेंट मैंने आपको समझा दिया, यानी कि PQ अगर हमें निकालना है और P और Q के कोऑर्डिनेट्स P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, मान लीजिए P के कोऑर्डिनेट्स आपके हैं x1 y1 और z1 और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ठीक है, तो PQ जो कोऑर्डिनेट है उसके क्या होंगे, सिंपल मैंने अभी बताया OQ माइनस OP, यानी कि Q के कोऑर्डिनेट ये हैं, P के कोऑर्डिनेट ये हैं, तो Q में से P को माइनस कर देना है, I वाला I में से, J वाला J में से, K वाला K में से, यानी कि x2 माइनस x1 y2 माइनस y1
और Z2 माइनस Z1। तो ये जो आपके सामने आएंगे ये आ जाएंगे कंपोनेंट ऑफ PQ, PQ के कंपोनेंट आ जाएंगे, इनके साथ आप IJ लगा दीजिए तो वो आपका वेक्टर OP बन जाए, सॉरी PQ बन जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। अब मैग्नीट्यूड तो वही चीजें हैं, आपको पता ही है मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जो x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट स्क्वायर, जो भी है IJ के साथ जो भी है, कहने का मतलब उनका स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना है, रूट निकाल लेना है। तो आपके सामने जो फॉर्मूला नीचे दिख रहा होगा आपको, ये वाला देख सकते हैं। तो ये इसके लिए आपने ये फॉर्मूला ये बना दिया है, तो इसका हो जाएगा क्या, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है आपका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें किसी भी वेक्टर का। तो पहले हमने सीख लिया वेक्टर फॉर्मेशन, वेक्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, और उसके बाद हमने सीख लिया है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड का तो पुराना ही रूल है जो पहले करते आए हैं। ठीक है, फिर आता है नीचे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, जो मैं आपको एडवांस में बता चुका हूँ, PQ पॉइंट लेके या AB पॉइंट लेके आप समझ सकते हैं। तो ये आपका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, इस तरह से हम ये पार्ट सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्या है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, ये मैं आपको एडवांस में बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं हम अब आगे चल रहे हैं, क्योंकि आप इसके लास्ट वीडियो जरूर देखिए अगर आपको समझना है तो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला जो है वो आपका है 11th क्लास में भी आया था, याद होगा। अगर कोई भी दो वेक्टर है, मान लीजिए दो A और B दो वेक्टर है कोई भी, और उसको एक थर्ड वेक्टर जो है C, जैसे A पॉइंट ये है, B पॉइंट ये है, बीच में एक C पॉइंट है जो इसको M और N के रेशियो में कट कर रहा है। ठीक है, तो उसके पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे R से डिनोट किया गया है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, रेशियो क्या है, M और रेशियो N है, M रेशियो N, तो MB प्लस NA अपॉन M प्लस N हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। अगर इंटरनली डिवीजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इंटरनली का मतलब अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा है। ठीक है, और एक्सटर्नली अगर बात करें, ठीक है, एक्सटर्नली का मतलब होता है बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि MB माइनस NA अपॉन M माइनस N। ठीक है, MB माइनस NA अपॉन M माइनस N, वो हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन के केस में। उसके बाद है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, बीच की वैल्यू निकालना, बीच का पॉइंट निकालना। बीच का पॉइंट निकालना सिंपल है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दीजिए, I वाला I में, J वाला J में और K वाला K में, और सबको हाफ कर दीजिए, डिवाइड बाई 2। तो ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा, A प्लस B डिवाइड बाई 2। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू होता है हमारी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड, आपको बताना है क्या, शो दैट, आपको शो करना है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इनके मैग्नीट्यूड आपको निकालने हैं। तो आपके सामने है मैग्नीट्यूड, हमने निकाल दिए हैं। तो मैग्नीट्यूड देखिए कैसे, I प्लस J प्लस K था यहाँ पे, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी समझा देते पिछले वीडियो में। तो x का कोफिशिएंट जो है, सॉरी I का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट 3 आपका फर्स्ट का आ जाएगा। सेकंड में है 2 माइनस 7 और माइनस 3 कोफिशिएंट थे, तो 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा रूट 62। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 1 बाई रूट 3 कॉम्पोनेंट्स थे IJ के, तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो सबको, तो 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 यानी कि 3 बाई 3, रिजल्ट विल बी 1। तो इनका जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो 1 आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि हमें दो वेक्टर ऐसे लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ध्यान रखें। तो हमारे पास कोई भी एग्जांपल, वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। कि आपके पास मान लीजिए A वेक्टर मैंने ले लिया, I प्लस J प्लस K, ये आपका पास एक वेक्टर है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको कुछ भी कर सकते हैं, डू योरसेल्फ मैंने लिख दिया, वैसे आप खुद से ही करेंगे, कोई भी एग्जांपल ले, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, I माइनस J माइनस K। ठीक है, ये दोनों वेक्टर अलग अलग है। देखिए I का कोफिशिएंट, जिसमें I J K के कोफिशिएंट देखिए 1 1 1, तो ऊपर वाले में है, नीचे वाले 1 माइनस 1 है, कोफिशिएंट अलग अलग है, इसका वेक्टर तो अलग अलग है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम आएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड रूट 3 आएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी रूट 3 आएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी रूट 3 आएगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। थर्ड की बात करें, ये भी मैंने आपको लिख दिया, डू योरसेल्फ, क्यों, क्योंकि ये खुद कर सकते हो, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो जो डायरेक्शन जिनकी सेम होती है, यानी कि कोलीनियर, आप कह सकते हैं। कोलीनियर का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के मल्टीपल। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं इसके बारे में। जो वेक्टर कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन होती है उनकी। ठीक है, तो आप ये ले सकते हैं, जैसे I प्लस J प्लस K आपका एक वेक्टर है मान लीजिए, तो दूसरा वेक्टर उसका कुछ मल्टीपल ले लीजिए, 2 टाइम कर दीजिए, 3 टाइम कर दीजिए तीनों को।
ठीक है। तो वो आपका डू योर सेल्फ वाला केस है, मतलब कहने खुद से कर सकते हो। एग्जाम्पल कोई फिक्स नहीं है कि यही आंसर आएगा, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, अपने खुद से कीजिएगा। आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। ये दोनों वेक्टर आपको इक्वल गिवन है, ए और बी। तो ए की वैल्यू है 2i प्लस 3j और जो बी वेक्टर है वो आपका xi प्लस yj, और ए और बी इक्वल है। तो सिंपल, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 और 7। आपको समझ गए होंगे, अभी अभी मैंने स्टार्टिंग इस वीडियो की उसी से की थी। अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं और हमें स्टार्टिंग पॉइंट ए लेना है, टर्मिनल पॉइंट बी लेना है, तो ए से बी की तरफ हमें वेक्टर बनाना है अगर, तो हम बताया था मैंने आपको, बाद वाले में से पहले वाले के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो -5 बाद वाला है, उसमें से -2 को माइनस कर देंगे तो -5 -2, और सेकंड में फिर वही 7 -1 यानी कि 6, यानी कि -7 और 6 जो है वो आपके स्केलर कंपोनेंट हो गए। और वेक्टर कंपोनेंट का मतलब होता है आई और जे के लगा देते हैं तो वो वेक्टर कंपोनेंट बन जाते हैं। तो ये स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो ए बी सी आपको वेक्टर्स गिवन है, उनका सम निकालना है। तो ए बी सी है सिंपल, ये 3 वेक्टर है, तीनों का सम निकालना है। तो सिंपल आई वाला आई में जोड़ देना, जे वाला जे में और के वाले के में, तो तीनों को जोड़ देते हैं तो आपका आ जाता है a प्लस बी प्लस सी, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा -4j माइनस के। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपको पता है कैसे निकालते हैं, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपका है i प्लस जे प्लस 2k, तो उसको डिवाइड कर दिया बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको निकालने का भी फॉर्मूला बताया था, x के कोफिशिएंट, जो x का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट्स का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर, या फिर i j k के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k अपॉन √6। फिर आता है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। ठीक है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, यानी कि पी क्यू की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो हमने पी क्यू निकाल लिया, स्टार्टिंग में इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था, क्यू में से पी को माइनस कर करके निकल जाएगा। तो 3 3 3, यानी कि इसमें आई जे के लगा देंगे तो वेक्टर बन जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कैसे बनता है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इसका आएगा 9 + 9 + 9, यानी कि 3² + 3² + 3², और उसका रूट यानी कि √27, और √27 को 3√3 लिख के और 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका आ जाएगा i प्लस जे प्लस k अपॉन √3। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है, देखिए a और b आपको गिवन है, आपको बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी a प्लस b की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हमने a प्लस बी निकाल लिया, दैट इज आई प्लस के आ जाएगा, j तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई प्लस के। तो यूनिट वेक्टर चाहिए इन डायरेक्शन में, तो उसको डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कर देंगे तो वो आ जाएगा आई प्लस के अपॉन √2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो हमें क्या करना है 10th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में हमें करना है find the vector in the direction of this and which has magnitude this 8 यूनिट। यानी कि मैग्नीट्यूड हमें देखिए, डायरेक्शन तो यूज करनी है इस वेक्टर की और मैग्नीट्यूड यूज करना है ये वाला। यानी कि हमें पता है कोई भी वेक्टर बनता है, मैंने स्टार्टिंग पिछले वीडियो में बता दिया था, कोई भी वेक्टर हमें बनाना है तो वो हमेशा बनता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। तो मैग्नीट्यूड आपको 8 लेना है, ये आपके सामने है, और डायरेक्शन हमें लेनी है इस ए वेक्टर की। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया पिछले वीडियो में, डायरेक्शन किसी वेक्टर की होती है यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होता है यानी कि ए कैप जो होता है वो उसकी ए की डायरेक्शन देता है। तो ए कैप हमने निकाल लिया, तो ए की डायरेक्शन आ जाएगी 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30, ये आ गया आपका ए कैप। ठीक है, तो अगर हमें नया वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और जो डायरेक्शन है वो ए वाली है, तो हमने सिंपल इसका मैग्नीट्यूड 8 ले लिया और डायरेक्शन ए वाली ले ली, जो हमने अभी अभी निकाली है वो रख दी यहाँ पे। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40i माइनस ये 8j और प्लस 16k अपॉन √30, ये आपके पास नया वेक्टर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आपसे पूछा गया है क्या ये दोनों ए और बी कोलिनियर है, तो हम चेक कर लेते हैं कैसे कोलिनियर होता है। मैंने बताया था एक दूसरे के मल्टीपल हो तो भी वो कोलिनियर होते हैं। तो ए वेक्टर आपका है 2i माइनस 3j प्लस 4k है, और बी वेक्टर आपका है -4i प्लस 6j माइनस 8k है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इजीली कि आपके सामने जो वेक्टर है बी वेक्टर, उसमें से -2 अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो अंदर जो पार्ट बचेगा वो ए वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो जो बी वेक्टर है -2 टाइम ए वेक्टर है, यानी कि ये जो दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। और डायरेक्शन कोसाइन जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली बता दिया था। तो हम पहले क्या करेंगे, जो हमें वेक्टर गिवन है i + 2j + 3k, उसको डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड करके ये यूनिट वेक्टर निकाल लिया a कैप। तो 1/√14, 2/√14 और 3/√14 जो है कंपोनेंट आ जाएंगे x y z, और यही जो है वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं ए बी के। ए बी कैसे आता है, b - a करके, क्योंकि हमें a का पता है और b का पता है। तो ए और बी के हमें वर्टिसेस पता है, सॉरी पॉइंट्स पता है क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स। तो हम ए बी निकालेंगे b - a वाला कंसेप्ट से, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था। तो आएगा -2, -4 और 4। अब हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैप निकालना पड़ेगा इस वेक्टर का, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो वो हमें पता है, उससे हमें डायरेक्शन कोसाइन मिलते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था। तो इसको हमने सोल्व किया तो आया अपॉन में √36 यानी कि 6 आ जाएगा डिवाइड में। तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए बी का। ठीक है, ए बी का यूनिट वेक्टर मतलब ए बी की डायरेक्शन आ जाएगी, और ए बी की जो डायरेक्शन है वही उसके जो कंपोनेंट होंगे वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। तो क्या रिजल्ट आया, -1/3, -2/3 और 2/3। ठीक है, आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, हमें ये शो करना है कि जो वेक्टर है a दैट इज i + j + k, ये आपका इक्वली इंक्लाइंड है टू ऑल द एक्सिस, यानी कि तीनों एक्सिस से सेम एंगल पे है, ये तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमने पहले इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, i + j + k अपॉन √3। तो डायरेक्शन कोसाइन आपका आ गया 1/√3, 1/√3, 1/√3। और हम जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा भी होता है, यानी कि कोस अल्फा भी 1/√3, कोस बीटा भी 1/√3 और कोस गामा भी 1/√3 है। यानी कि कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा इज इक्वल टू 1/√3। इट मीन्स ऑल द एंगल्स आर सेम। और अल्फा बीटा गामा मैं पिछले वीडियो में बता दिया था क्या होते हैं, ये अल्फा बीटा गामा होते हैं एंगल्स मेड विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अल्फा बीटा गामा की बात कर रहा हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं तीनों कोस की वैल्यू सेम है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा तीनों सेम है। दैट मींस जो तीनों के साथ जो इंक्लिनेशन है इस वेक्टर का वो क्या होगा, सेम होगा। तो यही आपको शो करना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P and Q whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1 internally and externally। तो ये वही सेक्शन फॉर्मूला का जो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है वही कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो आप इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए, MB + NA अपॉन M + N। तो M की जगह 2 है और N की जगह 1 है, और OP और OQ आपके वेक्टर्स थे। तो MB, B का मतलब सेकंड वेक्टर, प्लस n की वैल्यू 1 है, और a का मतलब फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी है। तो आपके सामने आ जाएगा OR हो जाएगा आपका -i + 4j + k अपॉन 3। और इसी तरह से जो एक्सटर्नली की बात करें तो बीच में साइन माइनस कर दीजिएगा, जहां पे प्लस लगता है दोनों के बीच में वहां पे माइनस कर दीजिए। तो रिजल्ट आएगा -3i + 3k। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें मिड पॉइंट निकालना है PQ का। ठीक है, PQ पॉइंट हमें गिवन है और हमें उनका मिड पॉइंट निकालना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, आपको लास्ट अभी समझाया भी था मैंने, जब आपको स्टार्टिंग में इनकी डेफिनेशन बताई थी, कुछ इंट्रोडक्शन दिया था इस एक्सरसाइज का। तो दोनों को ऐड करना है, सिंपली x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, y कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, z कोऑर्डिनेट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो वो आ जाएगा आपका कितना, 3i + 2j + k। ठीक है, 17 क्वेश्चन आप चलते हैं। 17 क्वेश्चन इसका लास्ट कह सकते हैं, क्योंकि आगे तो MCQ शुरू हो जाते हैं दो। तो ठीक है, 17 क्वेश्चन देखिए क्या है, ABC आपको 3 वेक्टर गिवन है, आपको शो करना है इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे करेंगे, पहले ABC हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, पहले AB वेक्टर निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, AC निकालेंगे। कैसे, B में से A को माइनस करेंगे AB आ जाएगा, C में से B को माइनस करेंगे तो BC आ जाएगा, और C में से A को माइनस करेंगे तो AC आ जाएगा। फिर उनका हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ AB² हमने निकाल लिया दैट इज 35, मैग्नीट्यूड ऑफ BC² हमने निकाल लिया दैट इज 41, और मैग्नीट्यूड ऑफ AC² निकाल लिया हमने 6। तो हमने देख लिया क्या, देखिए स्क्वायर करके हमने ऐड किया। तो देखिए ध्यान से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। जो बड़े वाली जो वैल्यू है वो है 41 दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 जो साइड्स है उनकी। ठीक है, दिस इज क्योंकि तीनों स्क्वायर्स हैं, साइड्स का स्क्वायर्स है ना, तो सबसे बड़े वाली साइड जो 41 है देख सकते हैं उसका स्क्वायर, और दोनों जो छोटी साइड का स्क्वायर का सम है दैट इज आल्सो 41। तो यानी कि ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, और पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करने की वजह से ये आपका क्या है, ये आपका है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा है कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है।
अब इनकरेक्ट कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से पता होगा स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रायंगल हो वेक्टर एडिशन के टाइम पे बताया था मैंने। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी यानी कि ए बी प्लस बी सी, मैं आपको बताया था ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ए बी और बी सी की डायरेक्शन सेम है और ए सी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए बी और बी सी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी कह सकते हैं, या फिर आप कहें तो ये माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो भी कह सकते हैं, जीरो। ठीक है, ये जीरो भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास देखा जाए तो ये सेकंड तो बिल्कुल सही है, करेक्ट इनकरेक्ट तो हो ही नहीं सकता, सेकंड तो सेम ही आ गया। अगर मैं माइनस हटा दूं यहाँ से, देखिए ध्यान से, ये माइनस अगर मैं हटा दूं तो इसको मैं प्लस कर दूं तो इसकी जगह बदल जाएगी, यानी कि आपको नेगेटिव कर दे किसी चीज़ का तो ये सी ए कह सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस सी हो जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, यानी कि फर्स्ट वाला भी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला गलत है, क्यों गलत है? देखिए ये सी ए प्लस होना चाहिए लेकिन है ये माइनस में, तो क्लियरली ये समझ में आ रहा होगा ये गलत है। ठीक है, फोर्थ वाला फिर भी चेक ही कर लेते हैं, वैसे तो ये इनकरेक्ट है, मतलब यही आपका राइट आंसर है इसका, वैसे तो सी ही राइट आंसर है, बट फिर भी फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। ए बी प्लस सी बी है, ए बी सॉरी माइनस सी बी है, तो माइनस सी बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए बी और बी सी की डायरेक्शन सेम है, आपके सामने फिगर भी है, बुक में दे रखी है। ठीक है ना, तो आप इसमें देखेंगे तो ये तो वाले बिल्कुल ये वाला जो है आप ये कह सकते हैं माइनस सी बी है ना, तो ये तो चल जाएगा। कैसे? इसको अगर मैं माइनस कर दूं, इसको नेगेटिव कर दूं, तो आप समझ गए होंगे बी सी बन जाएगा, प्लस बन जाएगा बी सी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बन जाएगा, तो बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल करेक्ट वाला ऑप्शन आ गया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका बनता है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में फिर से इनकरेक्ट बताना है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाला देखिए, एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, तो हमें सिंपली बात ये पूछा था कि दोनों ए और बी कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो ए एक दूसरे का मल्टीपल है तो कोलिनियर होते ही है। तो ए और बी दोनों एक दूसरे के प्लस माइनस के इक्वल है तो भी बिल्कुल, क्योंकि वेक्टर इक्वल है तो मतलब कोलिनियर तो होंगे ही होंगे। फिर आता है सी ऑप्शन, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक दूसरे के मल्टीपल होंगे तो प्रोपोर्शनल भी होंगे, एक ही बात है, मल्टीपल और प्रोपोर्शनल में तो एक ही चीज वैल्यू आएगी। अब बात आती है डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन एक ही ऑप्शन बचता है तो इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सीधी सी बात है यही बनता है। कैसे बनता है वो समझिए। बोथ ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन हो, कोलिनियर में डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो चल जाएगा बट सेम डायरेक्शन होनी जरूरी नहीं है। तो कंपल्शन लगाना, ये कंपल्सरी कह रहा है कि भाई ए और बी की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो कोलिनियर के लिए कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सेम हो, कोलिनियर के लिए अलग अलग डायरेक्शन भी चल सकती है। तो ये चीज यहाँ पर ये गलत कह रहा है, तो आपका जो राइट आंसर है इसके लिए वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।